जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका बुंदेलखंड जीएस में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? छुट्टी मतलब इतना मनाने का क्या मतलब है? छुट्टी ज़्यादा ना मनाइए। देखिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सर पे एग्ज़ाम है। पैट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है और भी एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। और 15-20 मिनट का एक वीडियो है करंट का, उसको देखने मात्र से अगर आपकी सारी चीज़ें हो जा रही हैं तो उसको बुद्धिमानी तो यही कहती है कि क्विट नहीं करना चाहिए और पढ़ते रहिए। अगर आप कुछ और एडिशनल चीज़ें चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आज हम ना हमेशा की तरह ना अभी कुछ और सुधार लेके आए हैं वीडियोज़ में। जैसे कि हम इसमें कुछ कुछ करंट अफेयर्स के कुछ रिवाइंड जो क्वेश्चन है ना उनको रखेंगे, जिनके आंसर आप खुद से ही जस्टिफाई करेंगे और अपना बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसके कितने ज़्यादा सही हुए हैं। ठीक है, चलिए समय गवाए बिना पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, पहले महत्वपूर्ण करंट की तरफ चलते हैं। तो जो पहला करंट है वो नेशनल गेम से संबंधित है। नेशनल गेम्स को हिंदी में राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। अभी 36वें राष्ट्रीय खेल खेले जा रहे हैं। तो इनका जो उद्घाटन है ना वो कहाँ हुआ है? अहमदाबाद सिटी में हुआ है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात के अहमदाबाद सिटी में 36वें राष्ट्रीय खेल खेले जा रहे हैं। इसका एक शुभंकर बनाया गया है जिसका नाम है मस्कट, बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में शुभंकर बोलते हैं। शुभंकर क्या होता है? किसी चीज़ का ना एक प्रतीक होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो गुजरात गिर लायंस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जहाँ पर एशियाटिक लायन या एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो एशियाई जो शेर है ना उनके बच्चे को ना पब या कब कब कहते हैं। कब जो मतलब जो उसका बच्चा होता है ना, जो शेर का बच्चा होता है उसे कब कहते हैं। तो उसी का नाम रखा गया है सावाज। सावाज सावाज लिखा है, आप देख पा रहे होंगे आपका थर्ड मतलब पॉइंट में, द मास्कट इज नेम्ड सावाज। सावाज नाम से जो ना मास्कट बनाया गया है, इस मास्कट का क्या मतलब नाम रखा गया है? सावाज। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो 36वीं राष्ट्रीय जो खेल हैं वो कहाँ खेले जा रहे हैं। तो याद रखेंगे सावाज मतलब सॉरी गुजरात में अहमदाबाद में खेले जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो इसका मॉस्कट है वो क्या बनाया गया है या इसका शुभंकर क्या बनाया गया है। तो याद रखेंगे वो सावाज को बनाया गया है, जिसका मतलब होता है गुजराती में क्या? एक लाइन का छोटा सा बच्चा। ठीक है, याद रखेंगे हम। चलते हैं, मैं आपको एडिशनल जानकारी दे दे रहा हूँ। इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। चलिए अब आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिएगा कि 35th जो 35वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे। एक क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला अगला न्यूज़ के साथ हम चलते हैं। अगला न्यूज़ हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का एक ना रिपोर्ट आई है। उसने ना एक बयान जारी किया है। उसने बोला है, आईएमएफ के बारे में हम जान लेते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं। ये सारे देशों को ना बैंकों को देशों को ना पैसा मुहैया कराता है। जैसे आपको लोन चाहिए तो आईएमएफ से लोन ले आइए। आप नहीं मतलब देश, मतलब आपका इंडिया जाके ले सकता है। तो इसने बताया है कि विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं हम लोग। तो मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, पहले नंबर पे आपका यूएसए है जिसकी इकोनॉमी लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर के अप्रॉक्स होगी। दूसरे नंबर पर आपका चाइना है जिसकी 17-18 ट्रिलियन या 14-15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। फिर ना जापान, वो आपका अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, और फिर उसके बाद ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन को पीछे करके हम लोग आ गए हैं अब। तो आप फिर से देखेंगे एक बारी कौन कौन है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फिर इंडिया। तो 5वें नंबर पे कौन सा है? पहले अमेरिका, फिर चीन, फिर आपका जापान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया। 5वें नंबर पे इंडिया आ गया। तो याद रखेंगे इंडिया ने किसको पीछे छोड़ दिया है? ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है स्टेट कैपिटल रीजन का। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैट का जो एग्ज़ाम है ना, या जो लेखपाल का एग्ज़ाम है ना, उसके लिए तो ये समझ लो आने ही वाला है। तो क्वेश्चन क्या है कि देखिए एनसीआर को आप जानते हैं,
जिसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मतलब जो कैपिटल है ना हमारी दिल्ली, दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जगह हैं, जैसे हरियाणा के जो कुछ राज्य हैं, पलवल हो गया, फरीदाबाद हो गया, या आपका यूपी का आपका हापुड़ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ये सब ना क्या कहलाते हैं, एनसीआर में आते हैं सारे के सारे। आप लोगों ने सुना होगा, ये सब काहे में आते हैं, एनसीआर में। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, जो एससीआर बनाएंगे, स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे, किसकी तर्ज पर, एनसीआर की तर्ज पर। मतलब जिस प्रकार से एनसीआर है उसी प्रकार से हम अपने मतलब राज्य में एससीआर बनाएंगे, एससीआर को विकसित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो एससीआर क्या है, मतलब होगा लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, तो लखनऊ के जो आसपास का ये रीजन है, जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, कानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये जितने भी मलिहाबाद हो गया, जो भी रीजन या जो भी क्षेत्र लखनऊ के आसपास जुड़े होंगे ना, वो सारे के सारे स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पे क्या होंगे, डेवलप होंगे। उनको डेवलप किया जाएगा उनको डेवलप किया जाएगा का राज्य राजधानी क्षेत्र के आधार पर। चलिए याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किस राज्य ने ऐसा करने का निर्णय लिया है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगला न्यूज है कोविड-19 से संबंधित। आप जानते हैं कोविड एक बहुत महामारी के तौर पे आया, जिसके लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, फिर दवाइयाँ बनी। तो दो मतलब आप लोगों ने कंपनियों का नाम सुना होगा, एक कोवैक्सीन, दूसरे का नाम है कोविशील्ड। कोवैक्सीन थी जो वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी, और कोवी जो शील्ड थी, कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा, और जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई। आपको जानकारी है कि अभी एक बूस्टर डोज भी आ चुकी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए बूस्टर डोज का नाम क्या है। इसी प्रकार अभी ना एक और नई वैक्सीन बन के आई है, उस वैक्सीन को ना उसका नाम दिया गया CHAD-36। क्या नाम दिया गया, CHAD-36, CHAD-36। चैड एक देश का नाम भी है, उसी की याद रख लीजिए आप लोग। तो चैड CHAD-36, CHAD-36, इसका काम क्या है, मतलब ये क्या करेगी, ये क्यों दूसरों से डिफरेंट है। अभी तक जितनी भी वैक्सीनेशन आई ना, वो सब IM थी, इंटरमास्कुलर थी, मतलब दोनों नसों में लगाई जा रही थी। देख रहे होंगे आप लोग, मतलब हाथ में ना, मतलब नसों में, सॉरी, मांस में लगा दी जा रही थी, मांस में लगा दी जाती थी। अब ना ये वाली क्या है, आप कई लोगों को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, तो इंजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वैक्सीन नाक में ना ऐसे ही दवा की तरह डाल दी जाएगी, और ये जो नाक के द्वारा दी जाने वाली दवाई है। तो कुछ क्वेश्चंस ये बन सकता है कि हाल ही में ना कोविड-19 या कोविड जो संक्रमण है या कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक नई वैक्सीन आई है, जिसका नाम है CHAD-36। वो कैसे दी जाएगी, मुंह से पिला के दी जाएगी, इंजेक्शन के माध्यम से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, तो याद रखना है वो कैसे दी जाएगी, नाक के माध्यम से दी जाएगी। याद रखेंगे इसको जो मंजूरी दी है ना, वो दी है CDSCO के द्वारा। इसका मतलब होता है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की एक संस्था है, जिसने मतलब जो क्या करती है, ड्रग के बारे में या जो दवाइयाँ जो आती है नई नई, उनके बारे में, उनको कब लागू करना है, कौन सही है कौन नहीं है, उनके बारे में बात करती है। चलिए अगले करंट अफेयर्स के साथ हम चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स नालसा से संबंधित है। नालसा देखिए, नालसा का मोटिव क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नालसा का मोटिव है, जो बीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो वकील मुहैया नहीं करा पाते, उनके कोई ज़मीन से संबंधित, कोई क्राइम से संबंधित जो आपके मसले होते हैं, मामले होते हैं, तो क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, इन सब मैटर्स को निपटाने के लिए इन लोगों के पास वकीलों को हायर करने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो सरकार ना क्या किया, सरकार ने 1987 में ना एक एक्ट लेके आई, जिस एक्ट का नाम था, एक्ट समझते हैं ना, बिल लेके आई, संसद में पारित हुआ, जिसका नाम था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। क्या था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत 1987 में इस्टाब्लिश हुआ नालसा। नालसा कब इस्टाब्लिश हुआ, 1987 में, किस एक्ट के अंतर्गत, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। याद रखिए, क्वेश्चन UPSC ने इतनी बार पूछा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, पॉलिटी का क्वेश्चन है।
तो नालसा जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इसका काम क्या है? जो गरीब सेक्शन है ना, ये जो गरीब लोग हैं जो, और इसमें स्पेशली महिलाएं, विकलांग लोग, या जो वीकर सेक्शन है बहुत ज़्यादा, उनको सरकार की तरफ से लीगल सहायता प्रदान करना, कानूनी सहायता प्रदान करना। उसके लिए वकील मुहैया कराए जाएंगे और चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। याद रखेंगे, इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके जो पेट्रोन जज होते हैं तो वो जो तो जस्टिस यू ललित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है, जो मैन मुख्य जज होता है, मुख्य न्यायाधीश, जो अभी जस्टिस यू ललित हैं, उदय उमेश ललित हैं, वो इनके पेट्रोन इन चीफ है, मतलब वो इनके मैन हैं। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव अगर देखा जाए नालसा का, कि एग्जीक्यूटिव अधिकारी कौन है, तो एग्जीक्यूटिव अधिकारी कौन है इस समय? वो अभी बनाए गए हैं नए, जिनका नाम जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से शायद हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। बहुत विद्वान आपके जज हैं, बहुत विद्वान न्यायाधीश हैं। जान लिया आपने नालसा के बारे में। फिगर में जो दिख रहे हैं वो कौन है आपके? जो फिगर में आप देख पा रहे हैं ना, ये जो देख पा रहे हैं ना आप, ये कौन है? ये आपका जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। चलिए अगले न्यूज के साथ हम चलते हैं। अगला जो न्यूज है वो क्या है आपका? सनराइजर हैदराबाद। देखिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, IPL की टीम है, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आया है देखिए क्वेश्चन। तो जिनके बारे में क्वेश्चन है ना वो महत्वपूर्ण है। तो सनराइजर हैदराबाद है ना, अभी एक टीम है, आप जानते होंगे IPL की। तो इसने ना अपना मुख्य कोच के रूप में किसी एक खिलाड़ी को सिलेक्ट किया है। मुख्य कोच समझ रहे हैं? जो कोच जो टीचिंग करता है, जो टीचर होता है, जो सिखाता है कि देखिए कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, वो कोच होता है। कोच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये किसको लेके आए हैं? ये लेके आए हैं ब्रांड लारा को। किसको लेके आए हैं? ब्रांड लारा को। नए कोच के तौर पे किसको लेके आए हैं? ब्रांड लारा को। ब्रांड लारा के बारे में आपको बता देता हूँ, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं ना। जब तक ये खेलते रहे क्रिकेट में तो इनके मुकाबले कोई बेहतरीन प्लेयर हुआ नहीं है। याद रखेंगे इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इन्होंने अपने अकेले दम पर सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। टेस्ट में अकेले 400 रन का रिकॉर्ड है इनके ऊपर। 400 रन, समझ पा रहे हैं ना? 400 रन, और वो भी बिना आउट हुए, नॉट आउट, मतलब नॉट आउट। ये बंदा 400 रन बना गया। बहुत बड़ी बात है, अकेले ही 400 रन बना दिए इन्होंने। तो इसके लिए याद रखेंगे जो सनराइजर हैदराबाद है ना, वहाँ के नए कोच बनाए गए हैं। कोच का नाम क्या है? कोच का नाम क्या है? ब्रांड लारा। तो ब्रांड लारा, जिन्होंने, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाड़ी थे। याद रखेंगे इन्होंने सबसे ज़्यादा कितने रन बनाए थे? 400 रन बनाए थे टेस्ट में, और वो भी नाबाद। चलिए हमारे यहाँ के जो, आपको याद होगा, हाईएस्ट रन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बनाए थे आपका सहवाग ने, वीरेंद्र सहवाग ने 300 कुछ रन बनाए थे। चलिए आगे चलते हैं अगले न्यूज़ के साथ। अगला न्यूज़ सेबी से संबंधित है। अगला न्यूज़ सेबी से संबंधित है। सेबी के बारे में आप जान लीजिए। अगला न्यूज़ सेबी के संबंधित है। सेबी को बोलते हैं, आप जानते हैं ना सेबी को क्या बोलते हैं? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए सेबीज क्या काम करता है? सेबीज काम करता है कि जो भी आपने मार्केट में वस्तुएं ली, कोई चीज़ खरीदारी की, और वस्तुओं पर रेट आने हैं, उनका मार्केट पे कंट्रोल कैसा है, कोई मोनोपोली तो नहीं चला रहा है, कोई अपनी एक ही दुकान में ना एक ही चीज़ कह रहा है कि हमारे पास ये चीज़ बिक रही है और आपको लेनी हो तो लो, हम तो 50 रुपये में ही बेचेंगे, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 20 रुपये है। तो इस प्रकार की मोनोपोली तो नहीं चला रहा है। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, मार्केट और मार्केट से संबंधित चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक सेबी बनाई गई, एक संस्था बनाई गई। कब बनाई गई? 1988 में। कब बनाई गई? 1988 में। कब बनाई गई? याद रखेंगे कब बनाई गई है? 1988 में। 1988 में बनाया गया इसको, याद रखेंगे। ये ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा रहा है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? ये क्या रेगुलेट करती है, किस पे नियंत्रण रखती है? ये करती है मार्केट पे नियंत्रण। ठीक है, वस्तु और कमोडिटी, मतलब वस्तुएं और मार्केट से संबंधित। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, मतलब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेबी किसके अंतर्गत आती है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक वो बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरी होती है स्टेचुरी बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया, जैसे अपना
हाँ, आपका इलेक्शन कमीशन हो गया। ये सब क्या है, इस सुप्रीम कोर्ट, ये आपका सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सारे, ये आपका लैंग्वेज आयोग, आपको ये सारे ना संविधान में लिखे हुए हैं, विदित हैं। तो ये लोग, ये सब का, ये इंस्टीट्यूशंस कैसे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। याद रखेंगे, इनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो संविधान में है नहीं, जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, लेकिन इन्हें एक एक्ट के द्वारा या बिल पारित करके संसद में उसके द्वारा लाया गया, तो वो कहलाती हैं स्टेचुअरी बॉडी। तो दरअसल 1988 में तो ये आपकी क्या थी, जब ये बनी थी तब ये नॉर्मल बॉडी थी, ठीक है। फिर ना इसके ऊपर एक बिल लेके आए, कब लेके आए, 1992 में एक बिल लेके आए। कौन, ये हम लोग जो हमारे नेता हैं, और 1992 में बिल लेके आए सेबी पर। और इस सेबी में बिल लेने के बाद ना इसको बना दिया, जब ये बिल लेके आया और बिल पारित हो गया, तो ये क्या बन गया, स्टेचुअरी बॉडी बन गई, एसबी बन गई। याद रखेंगे, चलिए इतना याद रखेंगे। सेबी के बारे में जाना आपने। तो अब न्यूज है क्या, तो सेबी, जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके जो सदस्यों की जो पैनल है ना, जैसे 5 लोगों का पैनल, 4 लोगों का पैनल जो जस्टिफाई करते हैं, तो साइबर सुरक्षा से संबंधित एक पैनल है, उसमें अब 6 लोग हो गए हैं। कितने लोग हो गए हैं, 6 लोगों को कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, जो पैनल है ना उसकी संख्या कितनी हो गई है, 6। यहाँ तक तो थे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन। हम लगभग 8-10 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर समझने हैं, सोचने हैं। मैं आपको टाइम दूंगा सोचने का, और फिर उसके बाद आंसर करने हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं कि आपके कितने ज़्यादा आंसर सही थे। चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन वो ये है, आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला वाला, कि गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। गुस्तावो पेट्रो हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही गुस्तावो पेट्रो के बारे में पढ़ाया था आपको करंट अफेयर में, और देखिए ये क्वेश्चन आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन को दिमाग पे जोर डालेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछले इस महीने के वीडियोज पे जाकर 17 या 18 तारीख के करंट अफेयर्स पे जाकर देख सकते हैं। लगभग ये 20 तारीख की न्यूज़ है, 20 तारीख को आपको मिल जाएगा जानने को कि गुस्तावो पेट्रो मतलब किस दिन मतलब बने गए थे। तो 20 तारीख को बने थे लगभग। याद रखेंगे किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए टिक करते हैं इस आंसर को। इसका आंसर कौन होगा, बताइए आप लोग कौन होगा, सोच लिया आप लोगों ने, मैं बताऊं। चलिए सब लोग मिला लेंगे किस किस का सही है। जिसका आंसर होगा कोलंबिया। याद रखेंगे कोलंबिया, कोलंबिया के क्या बने हैं, क्या बने हैं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन, गुस्तावो पेट्रो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नया है, लेकिन आप जान लीजिए, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मतलब यूपी का ऐसा कौन सा प्लेस होगा जिसको एक्सीलेंस, एग्रीकल्चर एक्सीलेंस के लिए मतलब डेवलप किया जाएगा, कि ऐसा जहाँ पर एग्रीकल्चर की नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी, कैसे खेती को उगाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना है, इस बारे में काम किया जाएगा। तो ऐसा जिसको आंसर पता है वो आंसर अपना सोच लिए होंगे। चलिए हम इनको बताते हैं कि यूपी की बात है, तो यूपी में ये आंसर हो गया चंदौली। चंदौली एक जगह है यूपी में, साड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर चंदौली जगह में क्या होगा, एक ना एक कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। उत्कृष्टता केंद्र समझ पा रहे होंगे आप। चलिए अगला न्यूज है ना, वो कॉमनवेल्थ से संबंधित है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो मिससेलेनियस में या एक प्लेलिस्ट डली होगी, उसमें कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर एक वीडियो आया था, उसको रिवाइज कर लेंगे। उस वीडियो में हमने बताया था, पहला यही टॉपिक था कि सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ में जो मेडल है ना वो किस देश ने जीते हैं। तो आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा, सोच लिया होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ जो पहली बार चैनल पे आए हैं, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। दूसरे नंबर पे किसने जीते हैं, तीसरे नंबर पे किसने जीते हैं, चौथे नंबर पे हमारा इंडिया था। चलिए बताइएगा, पहले दूसरे तीसरे, पहले हमने बता दिया, चौथा हमने बता दिया, दूसरे तीसरे पे कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। याद रखना ये भी आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों में किसके कितने ज़्यादा सही हुए हैं। चलिए अगला, इससे आपके अंदर एक कंपटीशन का भाव आएगा। चलिए अगला देखते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है उत्तर मतलब इंडिया का जिसने एम्प्लॉयमेंट नीति को मंजूरी दे दी है, जिसने रोजगार नीति को, रोजगार पॉलिसी को क्या किया है, अपने यहाँ
लागू किया है या मंजूरी दे दी? तो याद रखेंगे वो राज्य का नाम है, वो राज्य का नाम क्या है? वो राज्य है आपका, सोच लिया? चलिए आंसर करते हैं। वो राज्य है आपका कर्नाटका। कर्नाटका ने अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट नीति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी परसों कर्नाटका न्यूज में था, आप लोगों को याद होगा। कर्नाटका बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में शतरंज के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? सोच लिया आप लोगों ने? बहुत आसान क्वेश्चन है, सोच लिया। चलिए टिक करते हैं। शतरंज एक गेम होता है जिसके ग्रैंड मास्टर बने 75वें, तो कौन है? बी प्रणव। बी प्रणव कौन बने हैं? इसके 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कब कर दी गई? मतलब अभी ना, पहले सबसे पहले कितनी थी वो अभी क्वेश्चन है अगला, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। फिर 30 + 1 कर दी गई थी, मतलब 31 कर दी गई थी। इस समय 34 है, 33 + 1। आप करंट अफेयर्स लगभग 30 अगस्त या 29 अगस्त का करंट अफेयर्स देख सकते हैं। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बहुत कुछ बताया, उसमें इनकी संख्या के बारे में भी मेंशन किया था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों को आंसर पता होगा। 2008 से 2008 में क्या हुआ कि 2008 में ना इनकी संख्या 30 से 31 कर दी गई थी, मतलब 28 से 31 कर दी गई थी। अभी इनकी संख्या कितनी है? 34 है। अब कभी इनकी संख्या कम रही थी, कितनी रही थी शुरुआत में? चलिए अगला क्वेश्चन यही है कि जब संविधान बना, मतलब जब नया नया सुप्रीम कोर्ट बना 1950 के आसपास बना, मतलब नया, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या वो कितनी थी? तो याद रखना है कि हाउ मैनी, मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम व्हेन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड। ठीक है, तो कितनी थी? आप लोगों को आंसर पता होगा। चलिए जिन्होंने सोच लिया मैं बता दे रहा हूँ, उसका आंसर था 8। पहले इसकी 8 थी, फिर बढ़ती गई, फिर आपका 28 हुई, 28 के बाद 31 हुई, 31 के बाद 34 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभी ना उत्तर प्रदेश में ना, आपको पता है कल मैंने बताया था, कल का करंट अफेयर में था कि सबसे ज़्यादा 13 हाईवे, मतलब 13 एक्सप्रेस वे बन गए हैं यूपी के अंदर। और देश में ना सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर ही एक्सप्रेस वे हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है कि जो यूपी में ना अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है लगभग, ये आपका चित्रकूट तक जा रहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि इसका उद्घाटन ना किस जगह से किया गया है। पैट वाले बच्चे बिल्कुल एकदम रट लें, इसको लिख लें कि यूपी का कोई भी एग्जाम, पैट हो, पीएससी हो, इसमें पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। क्योंकि ये हाईवे बनने के 5 दिन बाद, मतलब आपका इनॉग्रेट होने के 5 दिन बाद धंस गया था कुछ जगह। तो याद रखेंगे, इसका जो इनॉग्रेशन किया तो नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? जालौन गए थे। जालौन में जाके इन्होंने क्या किया? इसका इनॉग्रेशन किया। अगला न्यूज है कि आप लोगों ने सुना होगा राइट टू इक्वलिटी एक्ट, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 में लिखा कि संविधान के सामने सब बराबर, रईस, गरीब, अमीर, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, अगर मर्डर सबने किया तो सभी को बराबर सज़ा मिलेगी। मतलब राजा ने भी मर्डर किया तो 302 उस पर भी लगेगा, और अगर प्रजा ने भी किया है तो 302 उस पर भी लगेगा। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं है, राजा छूट जाता है पैसे के दम पर, या जो अधिकारी छूट जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमारे संविधान में ये बहुत अच्छा यूनिक, मतलब क्वालिटी है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। तो ऐसा समानता का अधिकार लिया कहाँ से गया है? इसका बेसिक सोर्स क्या था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बताएंगे आप लोग इसका आंसर? आप लोगों ने सबने सोच लिया होगा, आता होगा आप लोगों को। चलिए बता दीजिए ज़रा भैया, क्या है इसका आंसर? मैं ही बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ना सोच लिया सबने, इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ना ऐसा, मतलब ब्रिटेन से लिया गया था। राइट टू इक्वलिटी कहाँ पे है? ब्रिटेन से। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब संविधान के सामने सब बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है अब। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों ने जाने, इतनी देर तक आप करंट अफेयर में, मतलब आप हमारे साथ जुड़े रहे, महत्वपूर्ण समय आपने दिया। चलिए बिना समय गंवाए आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि किसके कितने सही हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान रखिए, हम मिलते हैं आज शाम को फिर आज के करंट अफेयर्स के साथ, 8 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के साथ। चलिए ध्यान रखिए। थैंक यू।